हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 6 मार्च और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर है। अब ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है? दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंतर्गत जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स था 2020 का, उसमें एक रूल ये था कि जो भी प्रेसिडेंट होगा स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का, उसकी एलिजिबिलिटी ऐसे तय की गई थी कि उसे कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए था। तो बाद में जब ये केस गया हाईकोर्ट के पास में, तो हाईकोर्ट ने इस रूल को क्वैश कर दिया और बताया कि जो 10 ईयर एक्सपीरियंस वाले हैं वो भी इक्वली एलिजिबल हैं इस प्रेसिडेंटशिप के लिए, जो कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के प्रेसिडेंट को लेकर। और फाइनली जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए हाईकोर्ट के जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया। इसका मतलब कि अब जो प्रेसिडेंटशिप होती थी कंज्यूमर कोर्ट्स की, उसमें जो प्रेसिडेंट की जो एलिजिबिलिटी थी वो उसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए था वो 20 साल से घटाकर 10 साल कर दिया गया है। तो इससे क्या होगा कि जो यंगर टैलेंट है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रेसिडेंट बन सकते हैं। हाईकोर्ट का ऐसा मानना था कि ये जो 20 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस था, जो रिक्वायरमेंट था, ये राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। इस वजह से इसे क्वेश कर दिया गया था। क्योंकि आप खुद सोचिए कि 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप सिर्फ कुछ लोगों को ही इसका फायदा देना चाहते थे, जबकि हाईकोर्ट का लोअर बनने के लिए भी आपको केवल जो 7 साल की जो प्रैक्टिस होती है वो आपको रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर 20 साल का जो एक्सपीरियंस मांगना अपने आप में गलत हो जाता है अन्य कैंडिडेट के लिए जिन्होंने 10 ईयर तक का एक्सपीरियंस ले रखा हो। पर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे आर्टिकल 42 को समझना है कि आर्टिकल 42 क्या प्रोवाइड करता है। तो देखिए, ये एक टाइप का बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है ताकि सुप्रीम कोर्ट एक कंप्लीट जस्टिस कर सके। तो इस आर्टिकल के थ्रू जो भी सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर या डिक्री जारी करता है उसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि किसी लॉ का होता है। जैसे पार्लियामेंट कोई लॉ पास करती है तो उसका जो इन्फोर्समेंट एबिलिटी होती है, वही सेम इन्फोर्समेंट इस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किए गए ऑर्डर और डिक्री का होगा जो आर्टिकल 142 के तहत पास किए गए हैं। इसका रैशनल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी ऐसा लगता है किसी के राइट्स वायलेट हो रहे हैं या उसे ऐसा लगता है कि जो लॉज हैं या फिर कोई एग्जीक्यूटिव रेगुलेशंस हैं वो इनफ नहीं है या फिर एक वैक्यूम है, तब सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल 142 का यूज़ करते हुए कुछ ऑर्डर या डिक्री जारी कर देती है। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उसके 500 मीटर के रेंज में एल्कोहल के शॉप आप नहीं खोल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में रोड एक्सीडेंट हो रहे थे। बट तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये इनएडिक्वेट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको और एक्सटेंड करते हुए जो स्टेट हाईवेज हैं उसके भी 500 मीटर्स में जो भी एल्कोहल शॉप होगी वो आप ओपन नहीं कर सकते, तो ताकि एक कंप्लीट जस्टिस मिल सके और जो रोड एक्सीडेंट है उन्हें रोका जा सके। सेम आर्टिकल का यूज़ किया था सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या डिस्प्यूट को सॉल्व करने में। इस आर्टिकल का यूज़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट किसी भी पर्सन को हियरिंग के लिए बुला सकती है, किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगा सकती है, किसी भी कंटेम्प्ट के केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। साथ ही साथ इस आर्टिकल के थ्रू जो भी ऑर्डर पास किए जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव के इम्प्लीमेंटेशन में डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो उसका जो फोर्स होगा वो किसी भी पार्लियामेंट के लॉ की तरह ही इक्वली इन्फोर्सिएबल होगा। हालांकि इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है खासकर एग्जीक्यूटिव के द्वारा, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि ये जुडिशल ओवररीच का केस है, क्योंकि जो लेजिस्लेटिव मैटर है वो पार्लियामेंट के पास में और जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के पास में जुडिशियल पावर होना चाहिए। तो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ये बोलता है कि सबको अपने अपने फील्ड में फंक्शन करना चाहिए। पर अगर सुप्रीम कोर्ट एग्जीक्यूटिव के मैटर में इंटरफेयर करती है या लेजिस्लेटिव के मैटर में इंटरफेयर करती है तो ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन जो पावर है उसका वायलेशन है और ये जुडिशियल ओवररीच का केस बनता है। इससे जो गवर्नेंस का जो बैलेंस है वो बिगड़ता है, तो ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। बट सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है कि जब जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव किसी मैटर में फंक्शन करने में फेल हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना ही होगा ताकि वो ह्यूमन राइट्स को या फिर फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर कर सके और एक कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके। तो ये पूरा आर्टिकल था आर्टिकल 142। इस पर यूपीएससी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एक 13वीं सेंचुरी के हिंदू टेम्पल्स को लेकर है जो हाल ही में डिस्कवर हुई है पुष्पगिरी क्षेत्र में, जो कि आंध्र प्रदेश के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब इस टेम्पल के आर्किटेक्चर फीचर्स को देख के ये बताया गया कि ये कंटेम्प्रेरी था जो टेम्पल जो वल्लूर में होते हैं जिन्हें कायस्थ रूलर्स ने बनाया था, तो उनके जैसे ही सेम फीचर्स इस टेम्पल में भी पाए गए। तो प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से हमें कायस्थ रूलर के बारे में पता होना चाहिए और पुष्पगिरी क्षेत्रम के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम कायस्थ रूलर्स की बात करें तो ये 1239 AD से लेकर 1297 AD तक इन्होंने रूल किया था, जो कि काकातीय डायनेस्टी के सबऑर्डिनेट्स माने जाते थे। कायस्थ रूलर्स की जो कैपिटल थी वो थी वल्लूर, जिसके कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स थे गनागय साहिनी, जन्निगा देवा। उनके लास्ट रूलर थे त्रिपुरारी सेकंड, जिन्होंने 1294 से लेकर 1297 AD तक रूल किया था। बट मेन क्वेश्चन आपसे पुष्पगिरी क्षेत्रम को लेकर आ सकता है
क्योंकि इसे हरिहरा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी टेम्पल्स पाए गए हैं वो सब लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु के लिए बनाए गए हैं और ये पेन्नार रिवर्स के बैंक में सिचुएटेड है। ये जो हिलॉक है पुष्पगिरी हिलॉक, इसे पुष्पचला भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको चेन ऑफ टेम्पल्स आपको दिखाई देंगे और ये सारे टेम्पल्स हिंदू गॉड को एट्रीब्यूटेड हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे गॉड्स हैं जैसे कि चेन्नाकेसावा, उमा महेश्वरा, रुद्रपद, विष्णुपद, त्रिकुटेश्वरा, वैद्यनाथ, सुब्रमण्य, विघ्नेश्वरा, दुर्गा देवी। पुष्पगिरी को सेकेंड हम्पी भी बोला जाता है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर ब्यूटी थी उसे हम्पी से कंपेयर किया जाता है। हम्पी विजयनगर की कैपिटल थी। यहाँ पर आपको बहुत सारे आर्किटेक्चर और टेम्पल्स दिखाई देंगे जो कि विजयनगर एम्पायर्स के द्वारा बनाए गए थे और अपने आप में काफ़ी फेमस हैं। तो इस वजह से इसे सेकेंड हम्पी भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आपसे कास्ट रूलर्स के ऊपर आ सकता है या फिर पुष्पगिरी क्षेत्रम के ऊपर भी आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को लेकर है। अब ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम न्यूज़ में क्यों है? दरअसल ये जो LRS स्कीम है ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि जितने भी हमारे वेल्दी इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपना जो फॉरेन रेमिटेंस का जो पैसा था जो उन्होंने भारत से बाहर भेजा था उस पैसे को यूज़ करते उन्होंने कई सारी सिक्योरिटीज़ खरीद ली। इसके पीछे की वजह ये थी कि जो RBI की जो नई गाइडलाइंस थी उसको फॉलो करने के लिए ये सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट हुआ है। तो RBI का नया रूल क्या था? दरअसल RBI ने अगस्त 2022 में एक नया रूल लाया था जिसमें जो भी मनी आप बाहर भेजते हो इंडियन रेसिडेंट के द्वारा, अगर वो 180 दिन तक यूज़ नहीं किया गया तो वापस से उस पैसों को आपको इंडिया भेजना होगा। तो इसी रूल को अवॉइड करने के लिए तो जितना भी फॉरेन रेमिटेंस हुआ था, जो पैसा बाहर गया था भारत के, उनमें मोस्टली लोगों ने सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया ताकि इस रूल को बाईपास कर सकें। अब RBI ये स्टेप लाई क्यों? क्योंकि अगर आप 2021 का फाइनेंशियल ईयर देखोगे तो उसमें 13 बिलियन जो पैसे थे वो बाहर गए थे, बट यही नंबर बढ़ गया 20 बिलियन तक 2022 के फिस्कल ईयर में। दरअसल हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व था वो बाहर जा रहा था, हमारा जो पैसा था वो बाहर जा रहा था, इससे रुपये में इनस्टेबिलिटी आ रही थी, रुपये डेप्रिशिएट कर रहा था। तो इसको काउंटर करने के लिए RBI ये रूल लेके आई थी क्योंकि अधिकतर केसेस में जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जेन्युइन केस नहीं होता है कि वो किसी एजुकेशन में आप ट्रेवलिंग पर्पज से खर्च कर रहे हो, उनका अधिकतर केस होता है इन्वेस्टमेंट, कि वो बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो बाहर भेज रहे थे, बट उससे इंडिया के रुपीज़ में प्रेशर आ रहा था और कई जो वेल्दी इंडिविजुअल थे उन्होंने बाहर पैसा इकट्ठा कर रखा था जबकि उस पैसे को उन्होंने कहीं यूज़ भी नहीं किया था। तो ये भी इंडिया के लिए चिंताजनक बात थी। पर यहाँ पर हमें लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो ये जो रूल आया था ये 2004 में लाया गया था ताकि जितना भी भारत से जो पैसा बाहर जा रहा है उसे हम रेगुलेट कर सकें। और इस स्कीम के तहत 2,50,000 रुपीज़ जो है वो एक साल में कोई भी इंडिविजुअल बाहर अपना खर्च कर सकता है या फिर भेज सकता है। और ये जो LRS स्कीम है इसमें क्या क्या परमिसिबल है? आप एजुकेशन में खर्च कर सकते हो, ट्रेवलिंग में खर्च कर सकते हो, मेडिकल ट्रीटमेंट में खर्च कर सकते हो, गिफ्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हो उस पैसों से। बट क्या क्या परमिसिबल नहीं है? जब आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड करते हो वो परमिसिबल नहीं है क्योंकि इससे रुपीज़ पर जो स्पेकुलेशन का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप लॉटरी टिकट नहीं खरीद सकते उन पैसों से। और LRS स्कीम के लिए एप्लीकेबल नहीं है कॉर्पोरेशन के लिए, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और ट्रस्ट, ये लोग LRS स्कीम का यूज़ नहीं कर सकते। अब LRS स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? इससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई होते हैं। यहाँ पर आप फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेड नहीं कर सकते, बट आप फॉरेन मार्केट के शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हो, वहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो या फिर फॉरेन एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर ट्रेवलिंग के लिए आप इन पैसों को यूज़ कर सकते हो। अब इसमें इशू क्या होता है? इससे जो इंडियन रुपीज़ है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो कम हो जाता है। तो इसी को काउंटर करने के लिए इंडिया ने 20% का टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS अप्लाई करना शुरू कर दिया और ये 2024 फिस्कल ईयर से एप्लीकेबल होगा ताकि बाहर जाने वाला जो पैसा है उसे हम थोड़ा कम कर सकें या डिस्करेज कर सकें। तो यूपीएससी LRS पर क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें इस पर पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कूनो नेशनल पार्क को लेकर है। अब ये कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में क्यों है? दरअसल आपको पता है कि कूनो नेशनल पार्क में 20 चीता को हैबिटेट किया गया। ये जो 20 चीता हैं इनमें से 8 नामीबिया से आए हैं और 12 साउथ अफ्रीका से आए हैं। और अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो 20 चीतास है इनके लिए इनफ प्रे नहीं है कि जो इन्हें सस्टेन कर सके। कूनो नेशनल पार्क में इनके लिए प्रॉब्लम आ सकती है लॉन्ग टर्म में इन्हें सस्टेन करने में। अब पहले हम कूनो नेशनल पार्क के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये एक नेशनल पार्क है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हो ये जो कूनो नेशनल पार्क है ये श्योपुर में, ये नॉर्दर्न MP का पार्ट है। तो यहाँ पर आपको कूनो नेशनल पार्क मिलेगा और यहीं पे 20 चीता जो है वो हैबिटेट किए गए हैं। अब ये 1981 में बना था इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बाद में 2018 में इसे नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया। अगर कूनो नेशनल पार्क के फीचर्स को देखें तो ये एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे आपको स्मॉल लेंथ के ग्रास भी आपको मिलेगी। तो ये परफेक्ट हैबिटेट बनता
चीताज के लिए, इस वजह से चीता को यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया गया। यहाँ पर जो कुनो रिवर है वो इस नेशनल पार्क से होकर गुजरती है और ये जो कुनो रिवर है ये चंबल रिवर की ट्राइब्यूटरी है। यहाँ पर 8 चीता नामीबिया से और 12 चीता साउथ अफ्रीका से लाए गए थे। अब यहाँ पर जो न्यूज़ आई कि ये क्यों अनसुटेबल है 20 चीता को सस्टेन करने में, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेजर फैक्टर ये है कि यहाँ पर जो सफिशिएंट प्रे है उसकी दिक्कत आएगी। क्योंकि क्या हो रहा है कि इनका जो मेन प्रे क्या होता है 20 चीतल। तो ये जो कार्निवरस स्पीशीज हैं चीता, ये किसको खाते हैं? ये चीतल खाते हैं, चीतल फीड करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि अभी पर स्क्वायर किलोमीटर कितने चीतल अवेलेबल हैं? 20 चीतल। और 2014 में इनकी संख्या कितनी थी? 60 चीतल पर स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इनकी जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो अभी हम इस चीतल की संख्या को देखें तो ये मैक्सिमम 15 चीता को फीड कर सकता है, पर 5 चीता को हमें कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीतल की जो संख्या है वो कम होती जा रही है। तो इसी वजह से ये सजेस्ट किया गया कि इसमें से 5 चीता को कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो ये पूरी न्यूज़ हो गई कुनो नेशनल पार्क को लेकर। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2019 के प्रीलिम्स से पूछा था। क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजंस कंटेन इन ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एक्ट एज ए प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 42 के तहत जिसको पावर मिली है वो किस इंस्टीट्यूशन को मिली है और इसका मतलब क्या है। तो इस वीडियो में हमने पहले ही डिस्कस किया कि आर्टिकल 142 है क्या। तो ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा पावर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी डिक्री ऑर्डर जो भी पास करती है वो उसका इंटेंशन ये होता है कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सके, और उसका जो पावर होगा वो सेम होगा जो किसी पार्लियामेंट से पास हुए लॉ का होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेन इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। मतलब पार्लियामेंट के लॉस में कुछ भी हो, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 कोई डिक्री ऑर्डर पास किया है, उसके पावर को पार्लियामेंट के बनाए द्वारा लॉस के द्वारा कंस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी लिमिटेशंस हो, चाहे कोई भी प्रोहिबिशंस हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज करते हुए कोई ऑर्डर पास किया है तो उसे इन्फोर्स कराना ही होगा। तो इसीलिए इसका आंसर है बी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।